हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा एंट्री ऐप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा फ्रीडम चैलेंज चल रहा है। फ्रीडम चैलेंज में आपको बताया था कि 15 अगस्त तक हम लोग 25 हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बातचीत करेंगे। डेली 5 फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर आप डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन्हीं 5 फ्रीडम फाइटर्स, जो एक दिन में 5 फ्रीडम फाइटर्स, इसी को डेली हम लोग कंटिन्यू करेंगे 5 दिनों तक, जिसमें 25 फ्रीडम फाइटर्स की कुल चर्चा होगी और इसी के बाद एक क्विज का आयोजन किया जाएगा और उसके विजेताओं को बहुत सारे कैश प्राइजेस हम लोग देने जा रहे हैं। ये जो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर जो चैलेंज चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है ताकि ये जो हमें स्वतंत्रता मिली, ये जो हमारा फ्रीडम मिला है, इसमें हमें जिन जिन लोगों ने इस स्वतंत्रता में योगदान दिया है, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे योगदान दिया है, उनके योगदान को हम न भूलें, याद करें। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है। हमने कभी बस नाम सुना होगा, उनकी डिटेलिंग हमें नहीं पता होती। तो उसी की डिटेल आपको देने जा रहे हैं। आज हम लोग का तीसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में आपको 1857 और उसके आसपास के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 5 खास लोगों के बारे में बताया था। दूसरे एपिसोड में आपको 1857 के बाद की जो दौर था, जिसमें 1870 से लेकर 1890 तक जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। आज हम लोग तीसरे चरण में हैं। जो तीसरे फेज के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे जो समय के एक बड़े फ्रीडम फाइटर्स, एक बहुत नामी गिरामी वकील थे, देशबंधु उनकी उपाधि थी और नाम था C.R. दास। C.R. दास, इनको पूरा नाम था चित्तरंजन दास, इनको देशबंधु कहा जाता था। C.R. दास का जन्म जो हुआ था वो 5 नवंबर 1817 ढाका में हुआ था। वर्तमान में इस समय बांग्लादेश के हिस्से चला गया था और ये बहुत ही अच्छे परिवार से थे, पढ़ी लिखी फैमिली से थे। बाद में इन्हें लंदन में भेजा गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और वहाँ पर लंदन में ही वकालत की थी और वहीं से भारत लौट के आए और भारत लौट के अपना जो प्रैक्टिस शुरू किया। उसके बाद इनका संपर्क कांग्रेसी नेताओं से होना शुरू हुआ। कांग्रेस के संपर्क में आए और 1906 में इनकी एंट्री, C.R. दास यानी चित्तरंजन दास की एंट्री कांग्रेस में होती है और कांग्रेस में एक बड़े वकील के रूप में, बड़े वक्ता के रूप में ये भाग लेते हैं। और इनकी जो सबसे प्रमुख उपलब्धि रही थी, सबसे जो बड़ी अचीवमेंट रही, 1908 में जो अरविंदो घोष अरेस्ट हुए थे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में, तो अरविंदो घोष के ये वकील थे और अरविंदो घोष के वकील के रूप में इन्होंने अदालत में बहुत जोरदार बहस की थी, बहुत जोरदार बचाव किया था अरविंदो घोष का। सोचिए, अरविंदो घोष के ही घर के नीचे जो तहखाना था, उसमें बम बनाने की फैक्ट्री पाई गई थी। अरविंदो घोष को आरोपी बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद C.R. दास ने अपने मजबूत तर्कों से इस तरीके से अरविंदो घोष का बचाव किया कि अरविंदो घोष को सजा नहीं हुई। हालांकि 6 महीने तक वो जेल में रहे अलीपुर में। इसके बाद उनको इन्होंने छुड़ा लिया था। तो वकील के रूप में इनके सबसे बड़ा कारनामा यही था अरविंदो घोष को बचाना। इसके बाद इनका जो संपर्क था वो होम रूल मूवमेंट से जुड़ी हुई जो नेता थी, एनी बेसेंट से हुआ। एनी बेसेंट के संपर्क में आए, एनी बेसेंट से इनके अच्छे संपर्क हुए और उनके होम रूल मूवमेंट से भी कुछ समय तक जुड़े रहे। बाद में जब इन्होंने प्रयास किया कांग्रेस में और 1917 में जो कलकत्ता सेशन हुआ, तो 1917 के कलकत्ता सेशन में एनी बेसेंट को इन्होंने अध्यक्ष बनवाया। तो एनी बेसेंट को जो अध्यक्ष बनाया गया कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो उसमें C.R. दास की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसके बाद जो 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। उस कांड की जांच के लिए कांग्रेस ने जो आयोग बनाया था, उस आयोग की जांच कमेटी के ये मेंबर भी रहे और इन्होंने जांच की। इसके बाद जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव दिया, तो C.R. दास ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का बहुत जोरदार विरोध किया था। ये C.R. दास असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। पहले इनके विरोध की वजह से असहयोग आंदोलन कुछ समय तक रुका रहा, लेकिन फिर बाद में इनको बाकी सारे नेताओं ने समझाया। तो जब इन्होंने गांधी जी को सहमति दी, तब जाके फिर गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं। असहयोग आंदोलन में हालांकि बाद में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद बताया था कि बहुत बड़े वकील थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आने की वजह से इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस थी, वकालत थी, वो छोड़ दी थी और अपनी सारी की सारी संपत्ति, C.R. दास ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, पैसा, सब कुछ मेडिकल कॉलेज को दान दे दिया था और ये स्त्रियों और बच्चों के हॉस्पिटल बनवाना चाहते थे और उनकी स्वास्थ्य सेवाओं पर ये ध्यान देना चाहते थे। तो इनकी पूरी संपत्ति इन्होंने दान कर दी थी अस्पताल को। और इन्होंने बहुत सारे जो चाय बागान के मजदूर से, बहुत सारी महिलाएं, बच्चे थी, उनके लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ही ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की भी स्थापना की थी और उस विद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा दीक्षा, नेशनल एजुकेशन की व्यवस्था की थी।
1921 में जब कांग्रेस का सेशन अहमदाबाद का हुआ था तो कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन के अध्यक्ष यही चुने गए थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट यही चुने गए थे। लेकिन उस समय असहयोग आंदोलन में भाग लेने की वजह से इन्होंने, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में CR दास ने भाग लिया था, तो इसलिए इनको ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। तो जेल में रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और इनके स्थान पर, क्योंकि अध्यक्ष यही थे, तो इनके स्थान पर कांग्रेस का जो कामकाज था वो हकीम अजमल खान ने संभाला था और इनके अध्यक्षीय भाषण जो था, अध्यक्ष पद का जो भाषण था वो सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। तो अध्यक्ष थे जरूर लेकिन जेल में थे और अध्यक्ष पद का भाषण इनका सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। हालांकि बाद में गया कांग्रेस के भी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन उस दौरान इनकी कांग्रेस से बहुत सारे मतभेद निकल के सामने आ जाते हैं। स्पेशली गांधी जी से भी इनका कुछ मामलों पर मतभेद हुआ, क्योंकि 1919 का एक एक्ट आया था। उसी एक्ट के तहत 1923 में भारत में चुनाव होने थे असेंबलियों के, जैसे आज राज्य विधानसभाएं होती हैं, तो उसी तरीके से 1923 में विधानसभा के चुनाव होने थे। गांधी जी ब्रिटिश सरकार से पूरी तरीके से असहयोग चाहते थे। CR दास चाहते थे कि हमें ब्रिटिश सरकार से असहयोग करना चाहिए, लेकिन हमें इतना आंदोलन रोकना नहीं चाहिए, हमें असेंबलियों में प्रवेश करना चाहिए और असेंबली में प्रवेश करके संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। तो ये संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के पक्ष में थे। इसी बात पर तनातनी थी, तो इनके साथ मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, बहुत सारे नेता इनके साथ जुड़े हुए थे CR दास के साथ। तो कांग्रेस में फिर से एक विभाजन की स्थिति आई थी, लेकिन फिर गांधी जी ने बीच बचाव किया और गांधी जी की परमिशन से अलग से इन्होंने इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923, 1 जनवरी 1923 में इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी के जो फाउंडर थे वो CR दास ही थे, मेन प्रेसिडेंट ही थे, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल वगैरह इसमें शामिल थे। तो स्वराज पार्टी जो इन्होंने इलाहाबाद में बनाई थी वो इसीलिए बनाया गया था कि ये लोग संवैधानिक तरीकों से संसद या विधानसभाओं के अंदर जाके सरकार का विरोध करना चाहते थे। और 1923 के चुनाव में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो पार्टिसिपेशन के बाद इनको चुनाव में बहुत भारी सफलता मिली क्योंकि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो यही लोग थे, तो इन लोगों को बहुत भारी सफलता मिली। फिर 1925 के चुनाव में भी इनको सफलता मिलती है और इतनी ज़्यादा सफलता मिलती है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, जैसे आज लोकसभा है, तो उस समय उसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। उसमें विट्ठल भाई पटेल जो CR दास के ही सहयोगी थे, स्वराज पार्टी के मेंबर थे, उनको अध्यक्ष बनवाने में भी इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तो स्वराज्यों का मूवमेंट इन्होंने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया था। लेकिन बाद में 1925 में 1925 में 16 जून 1925 में दार्जिलिंग में इनकी स्वास्थ्य इनका खराब हुआ। दार्जिलिंग गए थे स्वास्थ्य लाभ के लिए और वहीं दार्जिलिंग में 16 जून 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु से काफ़ी झटका लगता है स्वराज्य मूवमेंट को, और इसी के बाद से स्वराज्यों का जो आंदोलन था वो धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि सबसे बड़े नेता यही थे। इनकी एक बड़ी हार्दिक इच्छा थी औरतों और बच्चों के अस्पताल को बनवाने की, तो इनकी इच्छा, आखिरी जो इच्छा थी उसका ध्यान गांधी जी ने रखा था। और CR दास की मृत्यु के बाद गांधी जी ने, इनकी जो आखिरी इच्छा थी कि इनका जो कलकत्ता में बंगला था कि उसमें बच्चों और महिलाओं के लिए हॉस्पिटल खोला जाए, तो उसके लिए गांधी जी ने एक अभियान चलाया और 10 लाख रुपए इकट्ठा किए, 10 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और उस 10 लाख रुपए के फंड से कलकत्ता में इनका जो बंगला था उस मकान में अभी भी वो हॉस्पिटल चलता है। महिलाओं और बच्चों के लिए इन्होंने हॉस्पिटल खुलवाया था, तो इन्होंने सब कुछ दान में दे दिया था महिलाओं बच्चों के लिए, ठीक है। इन्होंने हमारे फ्रीडम मूवमेंट पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी, उसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। CR दास की किताब थी इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, तो ये इन्हीं की पुस्तक थी। तो ये हमारे CR दास, इनके बारे में जनरली लोग बहुत कम जानते हैं, फिर भी इन्होंने बहुत कुछ किया, स्पेशली महिलाओं, बच्चों और चाय के बागान के मजदूरों के लिए, ठीक। चलिए, हमारे दूसरे आज के फ्रीडम फाइटर हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय या इन्हीं को हम लोग कहते हैं पंजाब केसरी। ये लाला लाजपत राय का जन्म जनवरी 1865 जनवरी 1865 में हुआ था। पंजाब के रहने वाले थे, पाकिस्तानी पंजाब जो समय भी है, और इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। लाला लाजपत राय एक अच्छे पैसे वाले धनी मनी परिवार से थे, अच्छे वकील थे, वकालत इनकी अच्छी चलती थी, और इन्होंने यही संस्थापक थे 1894 में 1894 में एक बैंक बना था, पंजाब नेशनल बैंक, PNB, आज भी चलता है।
तो ये जो पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में, तो उसके फाउंडर मेंबर्स में ही थे लाला लाजपत राय। और पंजाब नेशनल बैंक के पहले खाता धारक, पहला अकाउंट पीएनबी में जो खुला था वो इन्हीं का खुला था। और पीएनबी के बारे में एक और फैक्ट बता दें कि ये पीएनबी पहला बैंक था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें पूरी कैपिटल, पूरी की पूरी पूंजी भारतीयों की थी। तो पूरी तरीके से इंडियन कैपिटल, भारतीय पूंजी से बनने वाला बैंक जो पंजाब नेशनल बैंक था, वो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसी के साथ इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी बनाई थी, लक्ष्मी बीमा कंपनी। तो लक्ष्मी बीमा कंपनी इनकी इंश्योरेंस कंपनी थी। ये जब दयानंद सरस्वती ने इसकी आर्य समाज का जब स्थापना की थी, तो दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर इन्होंने आर्य समाज के विकास में भी काम दिया। और जब पंजाब में दयानंद सरस्वती का जो आर्य समाजियों का आंदोलन था, उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। और जब दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद जब डीएवी की स्थापना हुई, तो डीएवी के जो दयानंद इंग्लो वैदिक कॉलेजेस थे, उनको भी प्रचार प्रसार किया और उनके भी बहुत सारे कॉलेजेस की स्थापना में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर बाद में ये जब कांग्रेस की स्थापना होती है, तो कांग्रेस में ये शामिल होते हैं। और कांग्रेस में जो नई पीढ़ी के नेता थे, पहली पीढ़ी आपको बताया था कि मॉडरेट थे, नरम दल के लोग थे। दूसरी पीढ़ी जब आती है, तो उसमें जब एग्रेसिव लीडर आने लगते हैं, बिल्कुल तेज तरह नेता आने लगते हैं, जो ब्रिटिश सरकार से सीधे सीधे संघर्ष की बात करते हैं। तो उसमें 3 बड़े नेताओं का नाम आता है, लाल, बाल और पाल। तो उसी लाल, बाल, पाल में लाल यही थे, लाला लाजपत राय, क्रांतिकारी विचारधारा को समर्थन देते थे, उग्रवाद, एग्रेसिव थे ये, और ब्रिटिश सरकार से सीधे सीधे संघर्ष करने की मूड में हमेशा रहते थे। बाद में गांधी जी के भी संपर्क में आया, गांधी जी के विचारों का इनके ऊपर अच्छा असर पड़ा और जीवन पर्यंत कांग्रेस में रहे। और इन्होंने इन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिस सेशन में कांग्रेस ने पास किया था, उस सेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है। फिर बाद में जब 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए 1927 में 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन, एक आयोग बनाने की घोषणा की थी, जिसको साइमन आयोग कहा गया था, साइमन कमीशन। उस साइमन आयोग में 7 सदस्य होने थे, लेकिन 7 के साथ तो अंग्रेज थे। इसी बात का विरोध भारतीयों ने किया और साइमन का जगह जगह पर विरोध होना शुरू हुआ था। तो उसी साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय भी कर रहे थे। वो साइमन कमीशन बम्बई, लखनऊ, दिल्ली होता हुआ जब लाहौर पहुंचा 30 अक्टूबर 1928, तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के रेलवे स्टेशन पर एक इन्होंने अपने 7 समर्थकों की भीड़ इकट्ठा की थी। और जैसे ही साइमन लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरता है, इन्होंने साइमन के विरोध में नारे लगाने शुरू किए, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। और बहुत जोरदार इन्होंने साइमन के विरोध में वहाँ पर नारेबाजी की थी। तो उसी जो नारेबाजी चल रही थी, उसी भीड़ को तितर बितर करने के लिए वहाँ पर ब्रिटिश अफसर था स्कॉट ने लाठी चार्ज किया। उसमें सीधा टारगेट बनाया था स्कॉट ने लाला लाजपत राय के ऊपर। स्कॉट ने लाला लाजपत राय के ऊपर सिर पर लाठियों से प्रहार किया था। बूढ़े हो चुके थे, इसके बावजूद कोई मुरव्वत नहीं की थी स्कॉट ने, और बहुत बुरी तरीके से उनको लाठियों से पीटा गया था, स्पेशली माथे पर चोट लगी थी। उसी चोट की वजह से लाला लाजपत राय घायल होते हैं और फाइनली 17 नवंबर 1928, 17 नवंबर 1928, उसी घायल अवस्था में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, 17 नवंबर 28। और मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। एक एक लाठी मारी ही आपकी ताबूत में कील साबित होंगे, और उनकी ये बात सही साबित होती है। जिस निर्ममता पूर्वक स्कॉट ने लाला लाजपत राय को पीटा था, उसी से उस समय जो हमारे एग्रेसिव जो क्रांतिकारी थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने ठान ली थी कि अबू सर अंग्रेज अफसर को छोड़ना नहीं है। और उन्हीं लोगों ने स्कॉट को निशाना बनाया और लाहौर में दिसंबर 1928 में स्कॉट को मारने के लिए क्रांतिकारियों ने घेरा डाला, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स को मार दिया उन लोगों ने। टारगेट था स्कॉट, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया। और उसी सैंडर्स मर्डर केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। तो जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, वो इन्हीं लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी बरसाने वाले की हत्या के लिए हुई थी। ठीक है। तो ये थे हमारे लाला लाजपत राय, हमारे एक बहुत प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पंजाब केसरी। अगले हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, तीसरे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था, 11 नवंबर 1888। और बड़ी सौभाग्य की बात थी कि इनको बड़ा पवित्र, बहुत पाक माना जाता था भारत में, क्योंकि ये इनका जो जन्म था मुसलमानों के लिए जो सबसे पवित्र स्थान धरती पर है, सबसे पाक स्थान धरती पर माना जाता है मक्का को। तो इनका जन्म भी हुआ था मक्का में, मक्का की पैदाइश थे, इसलिए भी इनकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा थी।
बहुत ही पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड थे और कई सारी भाषाओं के ये जानकार थे। उर्दू, अरबी, फारसी, ये सारी भाषाओं के जानकार थे। और इनकी जो सोच थी, उस समय का जो मुस्लिम समाज था बहुत ऑर्थोडॉक्सी था, बहुत रूढ़िवादी था। लेकिन ये रूढ़िवादी नहीं थे, ये उस समय जो सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान के विचारों से प्रभावित थे और ये आधुनिक शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहते थे। और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन और बाकी चीज़ों का बहुत जम के सपोर्ट किया था और सर सैयद अहमद खान से भी अच्छा खासा ये जुड़े रहे थे। और फिर बाद में 1912 में 1912 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी उर्दू में, अल हिलाल। अल हिलाल इनकी बहुत फेमस पत्रिका थी और इन्होंने ही एक किताब लिखा था हमारे फ्रीडम मूवमेंट पर, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम इन्हीं की पुस्तक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत जम के हिस्सा लिया था। और हालांकि गांधी जी से कुछ मामलों पर इनके मतभेद हुए थे, लेकिन असहयोग आंदोलन में आने के बाद ये पूरी तरीके से गांधी जी के संपर्क में आ गए थे। फिर असहयोग के साथ साथ उस समय जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, भारत के मुसलमान चला रहे थे तुर्की के खलीफा के लिए, तो खिलाफत मूवमेंट का भी बहुत ज़ोरदार ढंग से इन्होंने समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। और 1923 के कांग्रेस सेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। जब 1923 में कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने, तो उस समय इनकी जो आयु थी, इनकी जो एज थी, मात्र 35 साल थी, 35 ईयर्स। और ये कांग्रेस के अब तक के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष आज तक। तो आज भी आज तक के कांग्रेस के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष अगर कोई रहे हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मात्र 35 वर्ष की उम्र में रहे हैं। ठीक, बहुत बड़े विद्वान थे, तेज तर्रार थे। और ये जब भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर बनाते थे। दूसरी बार जब इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1940 में रामगढ़ सेशन हुआ था बिहार में, तो 1940 के बिहार के रामगढ़ सेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने की। तो उसके बाद हमारा फ्रीडम मूवमेंट इतना तेज चला कि अगले 5 सालों तक कांग्रेस का सेशन हुआ ही नहीं। तो 1940, 41, 42, 43, 44, 45 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए थे। तो स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष अगर कोई थे तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, अब इनका जो संघर्ष रहा वो स्वतंत्रता के पहले ही नहीं रहा, स्वतंत्रता के बाद भी रहा। और स्वतंत्रता के समय जो लास्ट टाइमिंग थी, लास्ट टाइमिंग का मतलब जब राजनीतिक उथल पथल का दौर था, वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उस समय इन्होंने कांग्रेस की नीतियों को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इवन जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे यही थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और 1945 में 1945 में जून में एक शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, शिमला सम्मेलन, वेवेल योजना पर विचार करने के लिए। तो वेवेल योजना पर विचार करने के लिए शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसमें कांग्रेस को लीड यही कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उनके साथ खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे। हालांकि इनकी जब भागीदारी कांग्रेस की तरफ से हुई तो इस बात का विरोध मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग का कहना था कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव पार्टी मुस्लिम लीग है, इसीलिए कोई अगर मुसलमान जाएगा तो वो मुस्लिम लीग की तरफ से जाएगा, न कि कांग्रेस की तरफ से जाएगा। मौलाना साहब का कहना था कि भाई आप मुसलमानों की पार्टी हैं, हम हिंदुओं की पार्टी नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे। इसी बात पर शिमला कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गया था। तो ये मुसलमान थे जरूर, लेकिन मुस्लिम लीग अंधभक्त, मतलब अंधे तरीके से नहीं कि धर्म के नाम पर किसी का भी सपोर्ट कर दे, जैसे आज की राजनीति में होता है, लोग धर्म के नाम पर किसी भी लीडर का सपोर्ट कर देते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था, इन्होंने धर्म के नाम पर मुस्लिम लीग का सपोर्ट नहीं किया। जीवन पर्यंत ये कांग्रेस में थे और कांग्रेसी ही बने रहे। हालांकि जिन्ना ने इनको बहुत उल्टी सीधी बातें कही, लेकिन ये नहीं माने थे। तो 1946 तक ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री जो भारत के थे, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। बहुत बड़े शिक्षाविद थे। इन्होंने स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर से सांसदीय का चुनाव लड़ा था। और जब ये चुनाव के बाद जब कैबिनेट में पहुंचे, शिक्षा मंत्री बने, तो इन्हीं के नेतृत्व में जब ये शिक्षा मंत्री थे तो यूजीसी की स्थापना करवाई थी इन्होंने। यूजीसी आज भी चलता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये इन्हीं के ही देन है। इसके अलावा 1953 में संगीत नाटक अकेडमी, 1954 में साहित्य अकेडमी और 1954 में ललित कला अकेडमी। ये जो तीनों अकादमी थी जो आज भी चल रही हैं, संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी और ललित कला अकेडमी, ये सब की स्थापना इन्हीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। फाइनली 22 फरवरी 1958 को बीमार होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, चलिए हमारे अगले फ्रीडम फाइटर हैं, आज के चौथे नंबर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। खान बाबा इनको कहा जाता था। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, पठान थे ये,
1890 1890 में इनका जन्म हुआ था। और ये पठान थे जरूर, लेकिन इनका जो पूरा झुकाव था वो कांग्रेस की तरफ था। कांग्रेस की तरफ ये शुरुआत से ही बिल्कुल झुके हुए थे और कांग्रेस में ही शामिल हुए। और इनके ऊपर गांधी जी का असर बहुत ज़्यादा था। गांधी जी का असर इतना ज़्यादा था कि जैसे जहाँ पर ये राजनीति करते थे उस प्रांत का नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, NWF कहा जाता था। और NWF से ही राजनीति करते थे। तो NWF उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे और गांधी जी के बहुत पक्के वाले चेले थे, इसलिए इनको सीमांत का गांधी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी। तो गांधी जी के इतने बड़े भक्त थे कि इन्हीं को गांधी कह दिया गया था। इनको बादशाह खान भी कहा जाता था, हालांकि फ्रंटियर गांधी ज़्यादा पॉपुलर उनका नाम हुआ था। 1920 में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक ग्रुप, अपना समूह बनाया था, एक पार्टी टाइप से बनाया था। और इनके जो खुदाई खिदमतगार थे वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, राजनीतिक आंदोलन को NWF में ये अंजाम दे रहे थे, बिल्कुल गांधीवादी तरीकों से, कोई झगड़ा नहीं, अहिंसात्मक आंदोलन ये बिल्कुल चलाते थे। तो जब इनका आंदोलन तेज हुआ तो क्योंकि उस समय जैसे विरोध होता है तो विरोध के लिए काले कपड़े या काले झंडे पहनते थे, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि काले कपड़े या काले झंडे की बिक्री और उसके पहनने पर रोक लगा दी थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने विरोध का कलर चेंज कर दिया। विरोध का कलर चेंज करने का मतलब है कि इन्होंने क्या किया कि जो विरोध हो रहा था तो उसके लिए काले के बजाय लाल कपड़ा पहनना शुरू किया था। तो इनका मूवमेंट जो चला था उसको रेड शर्ट मूवमेंट कहा जाता है, लाल कुर्ती आंदोलन, या उसको वहाँ पर उर्दू भाषा में कहा जाता है सुर्खपोश। तो जो सुर्खपोश मूवमेंट चला या लाल कुर्ती आंदोलन चला या रेड शर्ट मूवमेंट चला, ये इन्होंने ही चलाया था, ठीक। और इन्हीं के भाई थे खान साहब। खान साहब ये भी बड़े राजनेता थे। और 1937 में जब आम चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शन हुए थे राज्यों में, तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जहाँ पे ये राजनीति करते थे, तो वहाँ पर इनके भाई खान साहब ही मुख्यमंत्री बने थे। और समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और जब 1947 में बंटवारे की बात आई, जिन्ना से बिल्कुल सहमत नहीं थे, जिन्ना से बहुत चिढ़ते थे, जिन्ना से इनकी बहुत लड़ाई होती थी। और जब 1947 में बंटवारे की बात आई तो विभाजन को लेकर इन्होंने बहुत जम के विरोध किया था, बिल्कुल विभाजन नहीं चाहते थे। और जब इनको लगा कि नहीं विभाजन होगा तो अंतिम समय तक ये संघर्ष करते रहे कि इनका जो NWF है, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत जो राज्य था, वो भारत के हिस्से जाए। लेकिन जिन्ना की हठधर्मिता के कारण वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया। तो इस बात से गांधी जी से नाराज भी हुए थे कि आपने हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया है, ये भारत में विलय चाहते थे। तो इसलिए पाकिस्तान सरकार इनसे बहुत ज़्यादा नाराज थी। इवन जब स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्रता के बाद भी इनका झुकाव भारत की तरफ रहा। और 1970 में 1970 में वो भारत आए भी, भारत से इनको बड़ा प्रेम था, भारत आए भी ये खान अब्दुल गफ्फार खान, और 2 सालों तक भारत में रहे और भारत में सभी जगहों का भ्रमण किया उन्होंने। जो भारत की स्वतंत्रता की जो 25वीं सालगिरह मनाई गई थी 1972 में, तो उसके मुख्य आकर्षण का केंद्र यही थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे। जब वापस लौटे तो पाकिस्तान सरकार ने इनको बहुत बुरा भला कहा, कुछ समय के लिए नज़रबंद भी रखा गया। और आपको बता दें ये पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनको भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न पाने वाले पहले पाकिस्तानी, पहले क्या एकमात्र आप कह सकते हैं, अब तो किसी को मिलेगा भी नहीं। तो इन्हीं को 1987 में 1987 में भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। इकलौते पाकिस्तानी हैं और उस समय तक ये थे, और 1987 तक ये थे। और जब भारत रत्न इनको देने की घोषणा की गई तो उस समय वो भारत आए भी थे, भारत आए और भारत भ्रमण किया और भारत रत्न पुरस्कार ग्रहण किया। और यहाँ से जब लौट के गए तो इस बात से पाकिस्तानी सरकार नाराज़ थी और 1988 में सोची इतनी बुढ़ापे में इनको नज़रबंद कर दिया गया था, नज़रबंदी में इनको रखा गया था बहुत बुरी हालत में। फिर बाद में 1988 में इनकी मौत हो गई। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तानी होते हुए भी इनका दिल अंतिम समय तक हिंदुस्तानी था। चलिए अगले आज के हमारे आखिरी फ्रीडम फाइटर हैं, 5वें नंबर पर हम लोग देखेंगे विनोबा भावे। विनोबा भावे महाराष्ट्र के थे। इन्होंने एक आश्रम बनाया था पौनार में, वहीं पर रहते थे। संत की तरीके से इनका जीवन था। पहले इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, फिर इनकी विचारधारा पर बातचीत करेंगे। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 में हुआ था। 11 सितंबर 1895 में हुआ था। इनके जो पिताजी, इनका जो पूरा नाम था विनायक नरहरि भावे, इनका पूरा नाम था।
गांधी जी ने इनको विनोबा भावे कहा था, क्योंकि गांधी जी के ये बहुत समर्थक थे और इनको कहा जाता है कि गांधी जी के ये आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। यानी इनकी जो विचारधारा थी ये समझ ले गांधी जी से बिल्कुल मेल खाती थी, और गांधी जी खुद भी कहते थे कि ये हमारे जो स्पिरिचुअल सक्सेसर होंगे गांधी जी के, आध्यात्मिक थे। तो नाम इनका पूरा था विनायक नरहरि भावे, लेकिन वही है कि विनायक और उधर गुजरात में बा लगाने की आदत होती, तो विनोबा गांधी जी ने ही किया था। इनकी जो विशेष रुचि थी गणित और विज्ञान वगैरह में ज़्यादा रुचि थी। फैमिली इनकी बड़ी अच्छी थी, इनके जीवन पर इनकी माताजी का असर था। माताजी बिल्कुल संत प्रवृत्ति की हुआ करती थी, और फिर गांधी जी के संपर्क में आया तो थोड़ा सा और इनका संपर्क बढ़ा। इनका जो गांधी जी से पहला संपर्क हुआ था वो 1916 में हुआ था। 1916 में जब गांधी जी भारत लौट चुके थे अफ्रीका से, तो उस समय गांधी जी से इनका संपर्क हुआ, और गांधी जी संपर्क में आने के बाद इनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। तो आध्यात्म के साथ ये राजनीतिक चेतना और बाकी चीज़ों को बढ़ाने में ये लगे रहे। और गांधी जी जब भी गांधी से चर्चा पर चर्चा हमेशा इनके राजनीतिक मामलों पर होती रहती थी, आध्यात्मिक मामलों पर होती रहती थी। इसीलिए जब अक्टूबर 1940 में 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात चली, इंडिविजुअल सिविल ओबीडियंस, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में सत्याग्रहियों को जब चुना जाना था, तो गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रही अपने जगह पर चुना था, अपने स्थान पर चुना था, वो विनोबा भावे को चुना था। तो 1940 में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। इसमें था कि जिसको भी गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुनेंगे वो अकेले निकलेगा और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उसकी नीतियों की आलोचना करेगा, लोगों की भीड़ इकट्ठा करेगा, और इससे पहले कि पुलिस गिरफ्तार करे वो दिल्ली की तरफ आगे धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें बहुत जोरदार ढंग से इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था, और लगभग 8-9 हज़ार लोगों की गिरफ्तारियां इनके साथ हुई थी। तो इन्होंने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था ये महाराष्ट्र के ही अपने पवनार आश्रम से शुरू किया था। ठीक, फिर बाद में जब देश आज़ाद हुआ, जब देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद भी ये सक्रिय रहे, हालांकि राजनीतिक रूप से तो नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से गाँव के जो जनजाति थी, जो ग्रामीण थे, जो भूमिहीन किसान, स्पेशली भूमिहीन किसानों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। और 1958 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया, 1948 से इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको भूदान आंदोलन कहा जाता है। 1951 में इन्होंने एक भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। आंध्र प्रदेश का एक गाँव था पोचमपल्ली, अब तेलंगाना से चला गया है, तो तेलंगाना के पोचमपल्ली से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया भूदान आंदोलन। ये जाते थे, जो बड़े बड़े सामंत लोग होते थे, जमींदार लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, जिनके पास ढेर सारी ज़मीनें होती, तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे और कहते थे कि कानूनी रूप से आपकी जो ज़मीनें हैं उसकी बहुत जो एक बड़ा हिस्सा है वो जो भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं, उनको स्वेच्छा से दान कीजिए। तो एक तरीके से ये जो निचले स्तर के किसान थे जिनके पास ज़मीनें नहीं थे, उनके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और शुरुआती दौर में इस भूदान आंदोलन को बहुत ज़्यादा सफलता मिली, और बहुत भारी मात्रा में इन्होंने लगभग 40 लाख एकड़ ज़मीनों का दान कराया था। फिर बाद में 1955 में यही जो भूदान आंदोलन था, भूदान मूवमेंट था, ये कन्वर्ट हो गया ग्रामदान में, सीधे सीधे ग्रामदान आंदोलन से जुड़े। लेकिन बाद में इनका जो भूदान और ग्रामदान आंदोलन था ये बहुत सारे विवादों में घिर गया। विवादों में इसलिए घिरा कि जो ज़मीन जिनके पास बहुत ज़्यादा होती थी वो लोग गरीबों को ज़मीन दान दे रहे थे। तो जो ज़मीन वो लोग दान देते थे तो वो ऐसी ज़मीन दान देते थे जो खेती के काबिल ही नहीं होती थी, बिल्कुल बंजर ज़मीन जो बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है, या ऐसी ज़मीनें दान में मिलने लगी जिन पर बहुत सारे मुकदमे होते थे, केस होते थे, फालतू की ज़मीन पड़ी रहती, लोग झंझट से मुक्ति पाने के लिए भूदान आंदोलन में दान दे देते थे। तो बाद में इस पर काफ़ी सारा विवाद रहा, लेकिन फिर भी इनके इस कार्य के लिए 1958 में 1958 में इनको एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो रेमन मैग्सेसे इनको 1958 में ही मिल चुका था। फाइनली 1983 में 1983 में भारत सरकार ने इनको अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया, भारत रत्न। तो भारत रत्न हालांकि इनको जब मिला तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी, और 15 नवंबर 1982 में इनकी मौत हुई थी, और फाइनली मरने के बाद मरणोपरांत 1953 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी सफलताएं मिली। 1-2 स्थानों पर इनकी आलोचना भी हुई। आलोचना जो होने का मतलब था कि 1975 में 1975 में 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति के नाम पर, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर देश में आपातकाल सौंपा, इमरजेंसी थोपी, और उस इमरजेंसी के नाम पर लोगों के अधिकारों का हनन किया गया, नेताओं को उठा उठा के जेल में बंद किया, पब्लिक के जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, वो सारी चीज़ें छीनी गई। इन्होंने जब देश के लगभग सारे विपक्षी नेता, सारे लोग इस
जो इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे, इन्होंने आपातकाल का समर्थन किया था। इमरजेंसी जो लगी थी, इस इमरजेंसी को इन्होंने अनुशासन पर्व कहा था। डिसिप्लिन का फेस्टिवल है ये इमरजेंसी नहीं है, लोगों को डिसिप्लिन सिखाने का तरीका है। तो जब इसका समर्थन किया तो इनका कई जगहों पर विरोध भी हुआ। खैर, इसके बावजूद इनका भारत के इतिहास में, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये थे हमारे आज के फ्रीडम फाइटर्स। इन फ्रीडम फाइटर्स का योगदान आप लोग पढ़ते लिखते थोड़ा कम है, इनके बारे में जानते कम है, इसलिए इन पर हम लोग ये सीरीज आयोजित कर रहे हैं कि जिनके बारे में आप कम जानते हैं उनके बारे में आप पूरा जानें। एग्जाम में भी इन लोगों से क्वेश्चन आते हैं, आ सकते हैं। हम लोग टॉपिक में पढ़ते हैं, अलग से इनको टॉपिक बना के नहीं पढ़ते। तो जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उनमें से स्पेशल चीज़ें टॉपिक निकाल के हम लोग लेते चले आ रहे हैं। आज हमारा 3रा एपिसोड है, कल 4था, इसके बाद 5वां। अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये फ्रीडम फाइटर्स ने हमें स्वतंत्रता दिलाई और स्वतंत्रता के साथ साथ कुछ आपको इनाम भी दिला सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल। थैंक यू।